हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। इसमें आज हम समझेंगे कि प्रोटोजोआ में लोकोमोशन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है। उसमें से विशेष रूप से स्यूडोपोडियल मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन यानी मूवमेंट या गति। गति एक ऐसा जैविक गुण है जो कि विशेष रूप से जंतुओं में पाया जाता है। गति दो प्रकार की हो सकती है। यह स्थानबद्ध भी हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप स्थान में परिवर्तन भी हो सकता है। कुछ जंतु जो कि स्थानबद्ध होते हैं वह भी गति प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसमें स्थान परिवर्तित नहीं होता है बल्कि वह एक स्थान पर रहते हुए ही अपने शरीर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से गति का प्रदर्शन करते हैं। इसे हम स्थानबद्ध गति कहते हैं। लेकिन जो फ्री लिविंग्स यानी कि मुक्त जीव होते हैं उनमें स्थान परिवर्तन करने वाली गतियाँ पाई जाती है और जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, गमन करते हैं। इसे हम गमन या लोकोमोशन कहते हैं। जीवों में लोकोमोशन क्यों होता है? उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी कारणों की वजह से गमन पाया जाता है। यह गमन अलग अलग माध्यम के अनुसार अलग अलग होता है और इनमें कई प्रकार के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो जीवों में लोकोमोशन में सहायता करते हैं। जैसे कीटों में गमन के लिए पंख पाए जाते हैं, जबकि जलीय माध्यम में गमन करने के लिए कई प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ हम विशेष रूप से प्रोटोजोआ की बात करें तो उनमें स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद, फ्लैजिला, सीलिया इत्यादि प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम स्यूडोपोडियल मूवमेंट के बारे में समझते हैं। कुछ प्रोटोजोआ के वर्ग जैसे कि राइजोपोडिया, स्पोरोजोआ, इसके कुछ सदस्य में स्यूडोपोडियल मूवमेंट पाया जाता है। इस कुछ जीवद्रव्य की बहिर्वृद्धियाँ होती है। स्यूडोपोडिया एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। और इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि स्यूडोपोडियम में बी डिफाइंड as a temporary projection of part of cytoplasm mainly formed from the ectoplasm. These are characteristic organelles of Sarcodina and certain Sporozoa and many Mastegophora. इनके अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं जो कि इनकी आकृति संरचना के आधार पर हो सकता है। सबसे पहला इनका प्रकार है लोबोपोडियम। ये संरचना में छोटे और अंगुलिकार यानी कि लोब के समान इनका स्ट्रक्चर होता है और इनका अंतिम सिरा गोल होता है। कभी कभी ये शाखित यानी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के स्यूडोपोडिया अमीबा प्रोटियस में पाए जाते हैं। इसके बाद जो इसमें सेकंड टाइप पाया जाता है स्यूडोपोडिया का वो है फिलोपोडियम। ये कूटपाद लंबे और पतले होते हैं, धागों के समान यानी कि फिलामेंटस। ये आगे से नुकीले होते हैं और केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं तथा ये शरीर की सभी दिशाओं में निकलते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे अमीबा रेडियोसा। अब है इसका तीसरा टाइप जिसे हम कहते हैं रेटिक्यूलोपोडिया। इसे राइजोपोडिया भी कह सकते हैं। ये भी पतले और धागे के समान ही होते हैं, किंतु इनमें ये सारे स्यूडोपोडिया आपस में मिलकर एक नेट यानी जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं जो कि भोजन पकड़ने का कार्य करता है। और इस तरह के स्यूडोपोडिया एल्फिडियम में पाए जाते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ प्रकार है जिसे एक्सोपोडियम कहा जाता है। ये भी पतले और धागे के समान सूत्र होते हैं
जो कि एक्टोप्लाज्म से बने होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक कठोर एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है और ये अर्धस्थायी होते हैं तथा ये भोजन पकड़ने के काम आते हैं। और इनका उदाहरण है एक्टिनोफ्रायस। सामान्यतः जो कूटपाद या सूडोपोडिया होते हैं ये अस्थायी संरचना होती है और ये बनते भी है और समय समय पर ये बिगड़ते भी रहते हैं। अब कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि कूटपाद के निर्माण में ये बताते हैं हमें कि उसमें किस प्रकार से कोशिका द्रव्य का प्रवाह होता है और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। तो इस सब को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर और अलग अलग प्रकार की कुछ सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है सरफेस टेंशन थ्योरी यानी पृष्ठ तनाव मत। यह सिद्धांत सबसे पहले बार्थोल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1886 में दिया था। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? यह कहता है कि किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण इसी स्थान पर जीवद्रव्य भीतरी दबाव के कारण कूटपाद के रूप में बाहर निकलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस मत का समर्थन भी किया, परंतु कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाने से आकृति में तो परिवर्तन संभव हो सकता है, लेकिन इससे कूटपाद का जो निर्माण है वह संभव नहीं है। इसी प्रकार एक और सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं सोल जेल सिद्धांत या सोल जेल थ्योरी। अमीबा में जो लोकोमोशन पाया जाता है उसके बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उस सिद्धांत में ये सबसे ज़्यादा या सर्वमान्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत सबसे पहले हाइमन ने दिया था 1917 में और मार्श ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ये मत कहता है कि अमीबा में जो गति होती है वह कोशिका द्रव्य के गाढ़ेपन में परिवर्तन के कारण होती है। यह सिद्धांत जीव द्रव्य में स्वतः सोल जेल में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है और ये सिद्धांत जो होता है इसे हम 4 स्टेप में या 4 पदों में इसे हम समझा सकते हैं। ये सिद्धांत की जो कुछ मुख्य बातें हैं वह ये कहती है, पहले पद में अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बाहरी झिल्ली प्लाज्मा लेमा आधार से चिपक जाती है। दूसरे पद में अमीबा में उपस्थित प्लाज्मा सोल गति की दिशा में बहने लगता है और इसी समय पश्च भाग का यानी कि पीछे वाले भाग का जो प्लाज्मा जेल है उसका आंशिक सोलेशन द्रवीकरण होने लगता है और प्लाज्मा जेल जो होता है वो प्लाज्मा सोल में बदलने लगता है। इससे जो सेंट्रल यानी कि केंद्रवर्ती प्लाज्मा सोल होता है वो आगे की ओर बहने लगता है, जिसके कारण एक छोटा सा उभार बन जाता है और ये उभार ही स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद बनने की एक आरंभिक अवस्था होती है। ये शीघ्रता से प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होने लगता है और इस प्रकार कूटपाद का एक मजबूत जिलेटिन नलिका यहाँ पर बन जाती है। तीसरे पद में अमीबा के शरीर के पश्चिम भाग का प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदलने लगता है। यह प्लाज्मा सोल के नए कूटपाद में बहने लगता है। चौथे पद में जो प्लाज्मा जेल है वो बची हुई नलिका उसमें संकुचित हो जाती है, जिससे कि शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से प्लाज्मा सोल चारों ओर से दबाव डालता है, जिससे प्लाज्मा सोल आगे की ओर बढ़ता है तथा ये सभी क्रियाएं बार बार रिपीट की जाती है और इसके कारण अमीबा आगे बढ़ता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा अमीबा में लोकोमोशन को समझाया जा सकता है। थैंक यू।